हेलो फ्रेंड्स, एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा ही था कि योन को जब से पता चला है कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड भी उसे पसंद करती है, तब से ही वो परेशान था। इसीलिए वो शराब पीने के लिए आ जाता है मिस ओ के साथ। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ओ और योन दोनों ही आ चुके हैं विस्की बार में। दोनों के बैठने के बाद मिस ओ पूछती है कि तुमने आज एक ही बारी में मुझसे पीने के लिए हाँ कह दिया, कुछ परेशानी है? तब योन बताने से मना कर देता है। मिस ओ तो समझ चुकी थी कि योन किसी बात से परेशान है, इसीलिए वो जल्दी से विस्की के 2 ग्लास मंगाती है और योन से कहती है कि इसे आराम से पीना, जब इसके अंदर की बर्फ पिघल जाएगी तब ये और ज्यादा अच्छी लगेगी। जिस पर हम देखते हैं कि योन इतना परेशान होता है कि एक ही बारी में पूरा ग्लास खत्म कर लेता है, जिसे देखकर मिस ओ भी हैरान हो जाती है कि क्या बात है, आज तो तुम सचमुच किसी बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो योन। तब योन कहता है कि नहीं नहीं मिस ओ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना आपसे। मिस ओ के बार बार पूछने के बाद भी योन कुछ नहीं बता रहा होता है, इसीलिए मिस ओ डोंगचियोल यानी कि इस बार के ओनर से, जिसे वो जानती है, कहती है कि हे डोंगचियोल, वो वाली ड्रिंक लाना जो मैंने पिछली बार खत्म नहीं की थी ना। तब डोंगचियोल कहता है कि ओह वो हार्ड वाली, वो तो काफी महंगी है, आज लगता है कुछ स्पेशल बात है। अब योन के अंदर से सच निकालने के लिए मिस ओ निकालती है एक तरीका, और वो यहाँ की सबसे महंगी और एक हार्ड वाली ड्रिंक मंगाती है और योन से कहती है कि देखो ये वाली पी कर देखो यो। पिछली बार की तरह योन इस वाली ड्रिंक को भी एक ही बारी में गटक जाता है, पूरा एक गिलास पी जाता है, जिससे उसको नशा चढ़ने लगता है और फाइनली अपने दिल की बात ये उगलने लगता है। मिस ओ, कभी आप अपनी फीलिंग्स के बीच में फंसी है? कभी ऐसा हुआ है कि आप कंफ्यूज्ड हो? देखो, आपने सोच रखा हो कि आपको क्या चाहिए, आपका टाइप क्या है, आप किसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद आपको खुद के ही डिसीजन पर डाउट होने लगे, आपको अजीब महसूस होता है कभी? मिस ओ मिस ओ, ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग है, मैं आपको क्या बताऊं। अब ये सुनते ही मिस ओ बोलती है कि क्या हुआ, हाइशिन से तुम्हारी लड़ाई हुई है? दोस्तों, यहाँ पर एक अजीब बात ये थी, जैसे ही मिस ओ के मुंह से निकलता है हाइशिन का नाम, इस विस्की बार का ओनर अचानक से इन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनने लगता है। ऐसा लगता है कि ये आदमी हाइशिन को पहले से ही जानता है। तब योन आगे कुछ नहीं बता रहा होता है, जिस पर मिस ओ ही बोलती है कि हाइशिन के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है, पिछली बार तो मैंने तुम्हारी गर्दन पर हिकी देखी थी, तब तो मुझे लगा था कि तुम दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन अब क्या हुआ योन, तुमने फिर से बहस कर ली? योन बोलता है कि हाँ मिस ओ, उसके साथ सब कुछ ठीक है और हमारे बीच में चीजें अच्छी हैं, पर पता है आज किसी और लड़की ने मुझे कन्फेस किया, उसने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करती है। वो लड़की जिसे मैं पहले पसंद करता था, वो लड़की जो मुझे छोड़कर चली गई थी, मुझे धोखा दिया था, और अब वो मुझसे कह रही है कि वो मुझे पसंद करती है। मैं अपनी फीलिंग्स के बीच में फंस चुका हूँ मिस ओ। ये सुनते ही मिस ओ कहती है कि अच्छा, तो ये वही लड़की है ना जो रोज कैफे में आती है और हॉट चॉकलेट मांगती है? तब यून कहता है कि हाँ मिस ओ, आपको कैसे पता? तब मिस ओ कहती है कि ओ कम ऑन, मैं इतने रोमांटिक ड्रामा देखती हूँ, यूं ही नहीं देखती, सब पता है मुझे। वैसे मुझे पता ही था कि तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ हुआ है। वैसे ये बताओ कि आगे क्या क्या तुम्हें उस लड़की की तरफ झुकाव हो रहा है, अब तुम उसे पसंद करते हो? तब यून कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मिस ओ, सच बताऊं तो मैं उससे नफरत करता था जब वो मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब जब से उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे पसंद करती है ना, तब से मुझे ऐसा लगा कि मैं उससे नफरत भी नहीं कर पाऊंगा, और ये हो रहा है कि मैं उसके लिए दया महसूस कर रहा हूँ। और सच बात तो ये है कि मुझे अच्छा भी लगा कि जो लड़की मुझे छोड़कर गई अब वो मुझे पसंद करने लगी है। जब मैंने सुना था ना तो वो फीलिंग कुछ और ही थी मिस ओ, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फीलिंग बहुत ही ज्यादा बुरी लगने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं कितना पथेटिक हूँ, कितना बुरा हूँ, जो एक साथ 2 लड़कियों को परेशान कर रहा है। मैंने अपने मन को समझा लिया था जब वो मुझे छोड़कर गई थी, मैंने कोई ऐसा भी ढूंढ लिया था जो मुझे सचमुच चाहता है, मुझे प्यार करता है, लेकिन जब से उसने मुझे दोबारा से कन्फेस किया ना, तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं लूजर तो नहीं हूँ, कोई भी लड़की मुझे मिल सकती है। और अब पता नहीं मैं इतना घटिया क्यों महसूस कर रहा हूँ। मैं उसे भूलना चाहता हूँ, उसकी बातों को भूलना चाहता हूँ, उसने मुझसे जो कुछ कहा वो भूलना चाहता हूँ। तब मिस ओ कहती है कि अच्छा तो बताओ कि क्या तुम उससे फिर से मिलना चाहते हो, उसके साथ होना चाहते हो? तब यून चिल्लाता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिस ओ, ऐसा तो मैं सोच ही नहीं सकता। दोस्तों, यून बहुत ही ज्यादा नशे में है, तब भी ये बोल रहा है कि ये आरोन के साथ नहीं होना चाहता। इसका मतलब ये सचमुच हाइशिन को ही पसंद करता है, लेकिन अभी भी ये कंफ्यूज्ड है क्योंकि आरोन ने अचानक से आकर इससे कन्फेशन कर दिया और इसके इमोशंस को हिलाकर रख दिया है। बस इसी बात को तो यून सेटल नहीं कर पा रहा होता है। तब मिस ओ कहती है कि तुम्हें पता है यून, मैंने डिवोर्स क्यों लिया था, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है? तब यून कहता है कि हजारों बार मैम आपने बताया है मुझे, कितनी बार पीकर आपने मुझे कहानी सुनाई है, आपने एक मूवी देखी थी और उसके बाद लड़ाई हुई, ऐसा ही कुछ बोला था आपने। तब मिस ओ आगे बताते हैं कि देखो योन, ये सच नहीं है, सच तो ये है कि डिवोर्स लेने का रीजन मैं थी, मैंने उसे छोड़ा था। अब मिस ओ आगे अपने डिवोर्स की कहानी बताना शुरू करती है, जहाँ पर वो कहती है कि उस दिन छुट्टी थी, हम दोनों आराम से अपने घर पर थे और
बैठे थे सोफे पर। मैं अपना फोन देख रही थी और वो टीवी देख रहा था। जब मैंने उसकी तरफ मुंह किया तब मैंने देखा कि वो एक ऐसा मैच देख रहा था जो उसे पसंद भी नहीं है। बेसबॉल तो उसे कभी पसंद ही नहीं था। सच तो ये है योन कि वो सिर्फ टीवी स्क्रीन को घूरे जा रहा था। हम दोनों एक दूसरे से बोर हो चुके थे। मैंने उसकी आंखों में महसूस किया कि वो मेरे साथ खुश नहीं था। देखो, उसकी आंखों में एक अजीब सा अकेलापन था। वो मुझसे ये बात कह भी नहीं सकता था। उसकी उन आंखों को देखकर मुझे वो वक्त याद आया जब हमारी शादी हुई थी। हम कितने अच्छे से रहते थे, हमारे बीच में प्यार था। लेकिन उन आंखों को देखने के बाद मुझे पता चला कि अब हमारे बीच में कुछ बचा ही नहीं है। वो बिल्कुल खाली हो चुका था, मुझसे परेशान हो चुका था और मैं ये अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि मैं उस पर रिश्ता खींचने का बोझ और ज्यादा डालना नहीं चाहती थी। ये सुनकर योन कहता है कि मिस हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको इतनी सारी तकलीफों से गुजरना पड़ा है। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। तब मिस हो आगे कहती है कि देखो योन, मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें कुछ पता चला, तुम्हारे अंदर इमोशन जागे, वो गलत नहीं है, लेकिन हर एक छोटे से इमोशन को इतना ज्यादा बड़ा नहीं बनाते। तुम्हें अगर उसके साथ दोबारा से होना पसंद नहीं है तो मत करो ना। तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम्हें किसके साथ होना है। तुम उसकी बातों में कैसे आ सकते हो, उसके बारे में इतना मत सोचो। तुम उसे पहले ही छोड़ चुके हो, तो उसके बारे में दोबारा सोचकर उसके साथ मत हो जाओ। भले ही तुम्हें उसके लिए दया महसूस हो रही है, लेकिन तुम उसके साथ रहकर उसे परेशान करोगे बस, क्योंकि तुम उसके साथ नहीं होना चाहते। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम दोनों को डेट कर सकते हो एक साथ। तब योन कहता है कि मिस ओ, आप भी ना, मैं उन दोनों को एक साथ डेट नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ मिस हो। कम ऑन योन, ऐसा तो नहीं है कि तुमने उन दोनों से शादी कर ली है, दोनों को डेट कर लो। तब योन कहता है कि मिस हो, आप बस भी करोगी, मैं ऐसा नहीं हूँ। देखो, मैं बस एक ही इंसान के साथ रहना चाहता हूँ। मैं जिसके भी साथ रिश्ता बनाऊं उसके साथ पूरी ईमानदारी से इन्वॉल्व होना चाहता हूँ मिस ओ, यही मेरी सोच है। तब मिस ओ कहती है कि ओ मेरा बच्चा योन, सचमुच तुम तो बहुत ही प्योर सोल हो और कितने अच्छे हो। चलो ठीक है, तुमने डिसीजन ले ही लिया। चलो, तुम्हारे दिल का बोझ कुछ तो हल्का हुआ होगा ना। अब हम दारू पीते हैं, क्या लगता है थोड़े और ड्रिंक ले ले। योन और मिसो तो आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में ही हाइशिन का अंकल योन सियोंग यहाँ पर आ जाता है, जो आकर इस बार के मालिक यानी कि डोंग चियोल से बात करने लगता है और कहता है कि यार डोंग चियोल, तूने मुझे इतनी रात को बुलाया है। वैसे तो तू जल्दी चला जाता था, लेकिन आज तो तूने मुझे इतनी रात को भी पीने के लिए बुला लिया, क्या बात है। तब डोंग चियोल कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज यहाँ पर रेगुलर कस्टमर है, देखो एक वहाँ पर बैठी है। अब हाइशिन का अंकल जैसे ही सामने की तरफ ध्यान देता है, वो देखता है कि योन बैठा है सामने, दारू पी रहा है और किसी औरत के साथ बैठा है। तब योन से कहता है कि ये लड़का तो हाइशिन का दोस्त है, शायद उसका बॉयफ्रेंड इस औरत के साथ क्या कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है हाइशिन को, जो कि घर पर पहुंच चुकी है और योन के गुड नाइट मैसेज का इंतजार कर रही है। ना तो योन उससे मिलता है स्टेशन पर, ना ही उसे गुड नाइट के मैसेज भेजता है, इसीलिए हाइशिन परेशान हो रही है। इधर हम देखते हैं कि हाइशिन के बारे में ही योन बात कर रहा होता है मिस ओ से और बताता है कि मिस ओ, तुम्हें पता है वो पीने के बाद इतनी ज्यादा पागल हो जाती है, एक बार तो उसने उल्टी कर दी मेरी पैंट पर और मैंने सफाई की थी। और पता है इतना पीने के बाद भी वो इतना ज्यादा नशे में झूलती है, फिर भी ग्लास पे ग्लास भरती ही रहती है। सचमुच वो पीने के लिए बहुत ही पागल है। तब मिस ओ कहती है कि हाँ, लगता है वो लड़की भी मेरी तरह है, जिसे बार बार पीना पसंद है। अगर वो मेरे साथ पीने लगी तो एक बार पीते पीते वो तो मर ही जाएगी। व्योन बोलता है कि हाँ सही कहा मिस ओ, आप दोनों के पीने का लेवल तो कुछ अलग ही है, एक पागलपन की हद तक आप दोनों पी सकते हो। तब अचानक से मिस ओ कहती है कि मुझे ना रेस्ट रूम जाना है, मुझे थोड़ी सी गड़बड़ महसूस हो रही है, तो तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। अब मिस ओ तो बाथरूम में चली जाती है। तब हम देखते हैं कि योन फोन की तरफ घूर रहा होता है और कहता है कि हाइशिन ने मुझे इतने दिनों से कोई मैसेज नहीं किया है और ना ही मैं उससे मैसेज कर रहा हूँ। सच तो ये है कि मैंने भी इग्नोर किया है उसे, और मैं उससे ट्रेन के टाइम पे भी नहीं मिला। वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, पर वो भी तो नहीं कर रही, क्या वो बिजी है इतना ज्यादा। अब योन तो हाइशिन के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वहां पर आ जाता है हायुन सियोंग यानी कि हाइशिन का अंकल, जो इसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि हे यंग मैन, तुम योन ही हो ना, हाइशिन के दोस्त, काफी दिन हो गए तुमसे मिले हुए। तब योन ध्यान देता है कि ये तो हाइशिन का अंकल और कहता है कि ओह हाँ 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 सर, मैं ठीक हूँ। तब हाइशिन का अंकल बोलता है कि तुम दोनों के बीच में कैसा चल रहा है, हाइशिन ठीक है तुम्हारे साथ। तब योन कहता है कि हाँ हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। वैसे इनके साथ बात करना अजीब हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि ये बार में मिल जाएंगे। तब हायुन सिंह आगे बोलता है कि वैसे तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी भतीजी की जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि
मैं जानना चाहता हूँ कि लड़के, क्या तू मेरी भतीजी पर चीटिंग कर रहा है? क्या तू उसे धोखा दे रहा है? अब योन को तो कुछ समझ में नहीं आता और वो पूछता है कि आपका मतलब क्या था इस बात से? तब हयोन सेयोंग आगे बोलता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि डेटिंग इन दोनों कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड हो चुकी है और किसी के लिए भी किसी के साथ मिलना जुलना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बात यह है कि विश्वास सारे रिश्तों में सबसे जरूरी होता है, जो कभी नहीं बदलता। ये कोई रोक एंड रोल नहीं है जो तुम कभी भी कर लो। हाँ, तो बताओ कि क्या तुम उसे धोखा दे रहे हो? तब योन कहता है कि सर, मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा कि आप इस तरह से अजीब तरीके से मुझसे बात क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तो तुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझसे क्या बात कर रहा हूँ? मैंने अभी अभी तुझे देखा एक लड़की के साथ, जिसके साथ तू हंस हंस के बातें कर रहा था, शराब पी रहा था। तो तू क्या मेरी भतीजी को धोखा नहीं दे रहा? बता, सच बोल कि क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड है? अब ये सुनते ही योन तो चिल्लाने लगता है कि नहीं नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन इससे पहले कि योन कुछ बोले, मिस ओही वहां पर आ जाती है और चिल्लाती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं इसकी बॉस हूँ। ये मेरे कैफे में काम करता है और आज हम दोनों डिनर पर आए हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को गलतफहमी होने लगती है। हयुन सिंह अचानक से शौक से उभरता है और पीछे की तरफ देखकर कहता है कि तुम इसकी बॉस हो, इसके साथ डिनर पर आई हो, लेकिन तुम तो बहुत ही यंग लगती हो देखने में। तब मिस ओ कहती है कि मैं 39 की हूँ और वैसे भी इन दिनों बॉस होना इतनी यंग एज में कोई बड़ी बात नहीं है। हयुन सिंह कहता है कि क्या 39? तुम तो 29 की लगती हो। अब हाइशिन के अंकल ने अनजान में जो बात बोली होती है, मिस ओ इसे सुनकर बहुत ही ज्यादा शाय फील करती है और कहती है कि हाँ, वॉट एवर, और ये बैठ जाती है और योन से पूछती है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो जिससे तुम बात कर रहे हो योन? तब योन अचानक से मिस ओ को बताने लगता है कि मिस ओ, आपको पता है ये हाइशिन के अंकल है, म्यूजिक स्टूडियो चलाते हैं, ये भी अकेले हैं और यहीं आसपास में रहते हैं। आपको क्या लगता है इनके बारे में? अकेली वाली बात को सुनकर मिस ओ इरिटेट हो जाती है और कहती है कि अकेले रहने से क्या फर्क पड़ता है, तुम भी तो अकेले रहते हो, इस बात को बार बार क्यों बोल रहे हो? और है ये कौन? अब मिस ओ तो बैठ चुकी है। फाइनली हाइशिन के अंकल में और मिस ओ में बातें शुरू होती हैं, जहाँ पर सबसे पहले हाइशिन का अंकल बताता है कि वो 38 साल का है, जिसे सुनकर मिस वो हैरान रह जाती है कि ये तो उससे 1 साल छोटा है। तब ये बताता है कि देखो, यहाँ का जो ओनर है वो इसे जानता है, वो इसका दोस्त है और उनके बैंड में बासिस्ट के रूप में बजाता था। जिसे सुनकर मिस वो हैरान रह जाती है कि क्या बात है कि उसका एक दोस्त जो एक बार का ओनर है वो बासिस्ट है, उसे गाना पसंद है। अब योन ध्यान देता है कि मिस और हाइन सिंह तो आपस में ही बातें करने लगते हैं, ये रह जाता है बेचारा अकेला। योन बोलता है कि मैं तो मिस ओ के साथ ड्रिंक करने आया था, लेकिन यहाँ पर तो हाइशिन के अंकल ही आ गए, गड़बड़ हो गई। खैर, इन दोनों को साथ में देखकर अच्छा लग रहा है, बट ऐसा लगता है कि इन दोनों की बातों में मेरी कोई जगह नहीं है। वैसे ही योन, तुमने मिस ओ को सारी बातें बता दी है, तुम्हारा दिल हल्का हो चुका है। बस अब मुझे एक चीज करनी है कि मुझे मन बनाना है कि मुझे किसे चूज करना है, और वो तो मैं जानता ही हूँ कि मुझे किसे चूज करना है। तो सच कहूँ तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं। योन इन्हीं सारी बातों में खोया हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि इस बार का ओनर डोंग चियोल अचानक से योन के सामने एक ड्रिंक रख देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से है। तब योन थैंक यू कहता है और कहता है कि मैंने तो मांगी ही नहीं थी। तब वो बोलता है कि हाँ हाँ, ये मेरी तरफ से है। वैसे अभी अभी मैंने सुना कि तुम हाइशिन के दोस्त हो। तब योन कहता है कि ओह सर, आप जानते हैं हाइशिन को? तब डोंग चियोल आगे बताता है कि हाँ, वो हाइशिन को जानता है। दोस्तों, ये डोंग चियोल जो कि इस विस्की बार का ओनर है, वो हाइशिन के अंकल हायुन सिंह का दोस्त है। इसीलिए वो बचपन में हायुन सिंह के साथ इस बार में कभी कभी आया करती थी। जब वो पीने आता था तो अपनी भतीजी को भी ले आता होगा। तब डोंग चियोल आगे योन से बोलता है कि हाँ, मैं हाइशिन को जानता हूँ। देखो, तुम्हें पता है मैं उसके अंकल का दोस्त हूँ और वो यहाँ पर आती थी बचपन में। मैं उसके अंकल के साथ बैंड में बासिस्ट था, इसीलिए मैं हाइशिन को भी कुछ टेक्निक सिखाया करता था गिटार पर। तब यून कहता है कि अच्छा, हाइशिन गिटार पर बास प्ले करना भी जानती है, मुझे तो पता ही नहीं था। तब ये डोंगचोल कहता है कि हाँ, मैंने उसे थोड़ा बहुत सिखाया था। तुम्हें पता है हाइशिन के बारे में एक अलग बात है, उसे जो पसंद है ना वो करके ही रहती है, और अगर उसे कुछ चीज पसंद नहीं आई तो चाहे वो मर जाए, लेकिन वो चीज करेगी नहीं बिल्कुल भी। मैंने उसे बचपन में जैज सिखाने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो लड़की माने ही नहीं। सचमुच बहुत ही जिद्दी लड़की है। तुम्हें पता है मैंने उस लड़की को गिफ्ट के तौर पर पुराने गानों की कुछ एल्बम्स दी थी और उसने बिना किसी हिचक के उन एल्बम्स को ले लिया। जो चीजें उसे पसंद आती है ना वो बस उन्हें करके ही रहती है, वो किसी चीज से हिचकिचाती नहीं है, और यही उसकी सबसे अच्छी बात है। बियोन कहता है कि सचमुच हाइशिन क्या ऐसी है, जो उसे पसंद है वो करके ही रहती है, और मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता। तब डोंगचल आगे कहता है कि हो सकता है कि जब हम पीते हैं तो पहला शॉट हमें बहुत ही अच्छा लगे, लेकिन जो आखिरी शॉट होता है ना वो हमेशा फ्रूटी होता है, उसका टेस्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हमें
सबसे ज्यादा किक उसी से मिलती है। दोस्तों ऐसा लगता है कि योन की बातों को सुनने के बाद डोंगचुल को सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी है और गर्लफ्रेंड कौन है, हाइशिन है, ये भी उसे समझ में आ चुका है। इसीलिए वो बातों ही बातों में योन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि चाहे पहला रिश्ता कितना भी अच्छा हो, लेकिन रिश्ता वही चलता है जिसे हम आखिरी तक अपने साथ चलाना चाहते हैं। और ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि चाहे पहली गर्लफ्रेंड से वो कितना भी अफेक्ट क्यों ना हुआ हो, लेकिन अब जो उसके साथ है, जिससे उसे खुशी मिलती है, वही उसके साथ हमेशा रहेगी। और इन सब बातों का योन पर असर भी होता है। योन कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये बातें उन बारे में है या नहीं, इस बारे में पूरी तरह से मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपकी बातों को सुनकर मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। योन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मुझे और ज़्यादा मैच्योर बनना पड़ेगा अपनी फीलिंग्स को लेकर, मुझे चीज़ों को ज़्यादा उलझाना नहीं है। मैं जान चुका हूँ कि कौन मेरे दिल के अंदर है, मैं इसकी सच्ची फीलिंग्स को जान चुका हूँ और आपकी बात को भी समझ चुका हूँ। तब डोंगचुल कहता है कि वैसे मैं तो नहीं जानता कि तुमने क्या कहा, मैं तो बस अपनी विस्की को प्रमोट कर रहा था। दोस्तों ऐसा लगता है कि बातों ही बातों में समझा भी दिया और प्रिटेंड भी नहीं कर रहा कि लड़के मैंने तुझे समझाया है। अब दोस्तों इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर इस सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है सीधे अगले दिन का सीन। हम देखते हैं कि योन सोया हुआ होता है, अचानक से इसकी नींद खुलती है और कहता है कि मेरा सर बहुत ही ज्यादा फट रहा है, इतना दर्द हो रहा है, मैंने कितनी पी ली। योन आंखें खोलता है और आसपास नजर घुमाता है और देखता है कि ये तो हाइशिन के अंकल के घर पर है। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है, बेड पर देखता है कि हाइशिन का अंकल और उसकी बॉस मिस हो चिपक कर सो रहे होते हैं, जिन्हें देखकर योन को बहुत ही बड़ा शौक लगता है और वो कहता है कि ये सब क्या है, कल रात को हुआ क्या था। योन संभाल खुद को, चलो छोड़ो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस ज्यादा पी ली थी। एक काम करता हूँ, सो ही जाता हूँ, इससे पहले कि ये दोनों जगह मैं सो जाता हूँ और ऐसे दिखाऊंगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। अब योन तो दोबारा सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में ही हो जाती है बहुत ही बड़ी गड़बड़। दरवाजे से बार बार घंटी बजाने की आवाज आने लगती है, डिंग डोंग, जिसे सुनकर योन कहता है कि कौन हो सकता है इस वक्त। बाहर से हाइशिन की आवाज आती है। हाइशिन दरवाजे पर खड़ी होती है और कहती है, अंकल दरवाजा खोलिए प्लीज, आपने अभी तक स्टूडियो ओपन नहीं किया है, आपको पता है ना 11 बजे से रिकॉर्डिंग सेशन है, लोग आने लगेंगे। अंकल मैं क्या करूंगी, जल्दी से दरवाजा खोलिए, आप क्या कर रहे हैं अंकल, सुनिए मेरी बात। अब योन के उड़ चुके हैं तोते, वो सोच रहा है कि करे क्या। सामने दरवाजे के बाहर खड़ी है हाइशिन और अंकल उसका अंदर सोया पड़ा है मिस हो के साथ, जिसे वो दिखाना नहीं चाहता हाइशिन को। अब क्या रहेगा क्या। अब हाइशिन बेचारी परेशान हो चुकी है, घंटियां बजाकर, और कह रही है कि मैंने तो कहा ही था अंकल से डिजिटल लॉक लगवा लो, और ये लगवा रखा है, खोल भी नहीं रहे, पता नहीं मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे, अंकल को हुआ क्या है। हाशिन के बार बार बजाने पर दरवाजा फाइनली खुल ही जाता है और हाशिन को लगता है बहुत ही बड़ा शौक जब वो देखती है कि सामने खड़ा होता है योन और हाशिन को हेलो कहता है। तब हाइशिन कहती है कि तुम मेरे अंकल के घर में क्या कर रहे हो योन, जिस पर योन कहता है कि अरे वो हुआ ये कि कल रात को ना अंकल तुम्हारे मिल गए थे, हम दोनों ने साथ में शराब पी और मैं यहीं पर आ गया। अरे यार इस लड़के को क्या बताऊं कि मुझे तो खुद भी याद नहीं है कि मैं इसके अंकल के घर में कर क्या रहा हूँ, कल रात हुआ क्या था। हाइशिन बोलती है कि अंकल अंदर है क्या, वो सो रहे हैं। तब योन बताता है कि हाँ तुम्हारे अंकल सो रहे हैं, चलो मैं उन्हें जगा देता हूँ। तब हाइशिन बोलती है कि हटो रास्ते से, वो मेरे अंकल है, मैं उन्हें जगाती हूँ। और हाइशिन जल्दी से अंदर जाती है और जैसे ही हाइशिन अंदर जाती है बस डैम डैम डैम, हाइशिन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि उसके अंकल एक औरत के साथ चिपक कर सो रहे हैं जिसने उनकी कमर पर हाथ रखा हुआ है। हाइशिन के भी तोते उड़ जाते हैं दोस्तों। अब हाइशिन पीछे की तरफ मुड़ती है और योन से बोलती है कि योन यहाँ पर क्या चल रहा है। अब बेचारा योन कुछ पता हो तो बताए, बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता हाइशिन, सॉरी फॉर द लाफ दोस्तों, बट इट्स मोस्ट फनीएस्ट सीन, हंसी नहीं रुक रही। आगे हमें बताया जाता है कि ये सब हुआ कैसे, मतलब कि योन यहाँ पर पहुंचा कैसे। अब हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि योन तो शराब पीने के बाद वहीं पर बेहोश हो गया था बैठे बैठे ही। अब मिसो कहती है कि अरे यार ये लड़का, मुझे तो इसके घर का एड्रेस भी पता नहीं है, अब मैं इसका क्या करूँ, क्या मैं इसे किसी मोटेल में ले जाऊँ। नहीं नहीं ये अच्छा आइडिया नहीं है, ऐसा करने से तो हो सकता है योन को अजीब लगे, तो अब मैं करूँ क्या। तभी वहीं पर खड़ा हाइशिन का अंकल बोलता है कि ठीक है मैं इसे अपने घर पे ले जाता हूँ, वैसे भी ये लड़का हाइशिन का दोस्त है और मैं इसका ध्यान रख ही सकता हूँ इस नाते। सो बोलती है कि ये अजीब नहीं रहेगा तुम इसे अपने घर पे ले जाओगे। तब
हाइशिन का अंकल बोलते हैं कि नहीं नहीं, वैसे ही इतना अजीब तो नहीं रहेगा, वैसे भी मेरे दोस्त भी मेरे घर पे आते रहते हैं, वो ज्यादा बड़ा तो नहीं है, 2 लोग तो वहां पर आराम से रह ही सकते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं इसे ले जाऊंगा। अब योन तो बेहोशी में है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा होता है। तब मिस वो कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ इसे घर छोड़ने के लिए, ये बहुत ही भारी हो रहा है। किसी तरह से इसे उठाते हुए दोनों ही डोंग चियोल को बाय करते हैं और इसे जबरदस्ती खींच कर घर ले जाते हैं। योन वो के बोझ को जबरदस्ती ढोते हुए दोनों ही किसी तरह से घर पे पहुंचते हैं। मिस ओ इसे आते ही बेड पर पटकती है और कहती है कि हाँ, ये लड़का कितना भारी है, एकदम मरा हुआ मीट लग रहा है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, एक बार तुम उठ जाओ योन गर्ल, तुमसे इतना काम करवाऊंगी कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी लड़के। अब हायुन सियांग का घर तो छत पे है, इसलिए इसे यहाँ तक लाना खींचकर बहुत ही ज्यादा भारी हो रहा था मिसो के लिए, इसलिए वो परेशान हो रही थी। तब हायुन से कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इसे ले जाऊंगा, लेकिन तुमने ही कहा कि तुम मेरी मदद करोगी, वैसे तुम दोनों को देखने से ऐसा लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता काफी करीब है। तब मिसो बताती है कि देखो, मैं योन से रोज मिलती हूँ, ये मेरे कैफे में काम करता है, वैसे तो हमारे बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, पर खून के रिश्ते से क्या फर्क पड़ता है, ये मेरे भतीजे जैसा है जो मुझे अपनी परेशानियां बताता है, हम दोनों साथ में ड्रिंक भी कर लेते हैं और मैं भी इसे अपनी बातें बता ही देती हूँ। वैसे काफी देर हो गई है, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मैं टैक्सी बुलाती हूँ। तभी हायुन सिंह बोलता है कि नहीं नहीं, टैक्सी मत बुलाओ, वैसे भी अब तुम यहाँ पर सो सकती हो। जिस पर मिस वो कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर सो सकती हूँ, देखो मैं बेशरम बनने के लिए बहुत ही ज्यादा ओल्ड हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, वैसे भी मैं तुम्हें कुछ ही घंटों से जानती हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं ऐसे आदमी के घर में रुक जाऊं जिसे मैं कुछ घंटों से जानती हूँ। हाँ, तब हायुन से मिस सो को पानी देता है और कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, देखो बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है, इस वक्त तुम्हें यहाँ से जाने में 2 घंटे लग जाएंगे कम से कम, किस वक्त तुम घर पे पहुंचोगी और इस वक्त कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, इसीलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो और यहीं पर आराम कर लो, सुबह यहाँ से चली जाना। तब मिस वो कहती है कि तुम इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं यहाँ पर रुकती हूँ। मिस वो बेड पर बैठ जाती है। तब हायुन सिंह कहता है कि तुम आराम से सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा आराम से। अब ये सुनकर मिस ओ कहती है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या बताया था तुमने, देखो इस बेड पर है ना कुछ है। तब अचानक से हायुन सिंह उठता है और कहता है कि ओह, लगता है ब्लैंकेट गंदा होगा, वैसे मैंने काफी दिन से इसे साफ नहीं किया है, बट मिस ओ तो मिस ओ है, और इसे गर्दन से पकड़ती है और बेड पर गिरा देती है। मिस ओ चाहती है कि तीनों इसी बेड पर सो जाए, वो नहीं चाहती कि हायुन सिंह नीचे लेटे, इसलिए वो जबरदस्ती से हायुन सिंह को पकड़कर बेड पर लेटा देती है। मिस ओ आगे बोलती है कि देखो ये तुम्हारा घर है और ये बेड भी तुम्हारा है, इसीलिए तुम नीचे लेटे और हम ऊपर लेटे, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम भी यहीं पर लेटोगे समझे, और मेरी तो माँ का कुत्ता भी बेड पर लेटता है और तुम चाहते हो कि तुम जमीन पर लेटोगे। आई मीन मिस ओ को कंसर्न दिखाना नहीं आता, वो चाहती है कि हायुन सिंह ऊपर लेटे, इसीलिए वो बस जबरदस्ती कर रही होती है। तब हायुन सिंह कहता है कि वैसे ये जगह 3 जनों के लेटने के लिए थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि मिस ओ और हायुन सिंह दोनों ही बिल्कुल करीब होते हैं और मिस ओ ने तो हायुन सिंह को गर्दन से भी पकड़ रखा है। तब मिस ओ कहती है कि ठीक है, थोड़ा सा और करीब आ जाओ ताकि यहाँ पर आराम से लेट सको इस बेड पे। अब आगे होता ये है कि दोस्तों, मिस ओ ने जबरदस्ती हायुन सिंह को बेड पर तो लिटा रखा है, लेकिन जगह इतनी छोटी है कि वो दोनों करीब तो आएंगे ही। हायुन सिंह परेशान हो रहा होता है, लेकिन मिस ओ तो मानने वाली है नहीं, वो कहती है कि परेशान करना बंद करो, चुपचाप पास में आओ और चुपचाप सो जाओ समझे, देखो तुम्हारी परेशानियां खत्म हो गई है ना, तो एक काम करो, अब सो जाओ, क्योंकि मैं दिन भर से काम करके आई हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ। अब ये कहकर मिस ओ तो अपनी आंखें मीच लेती है और फाइनली सो ही जाती है। अब एक तो थकान, दूसरी तरफ से इन लोगों ने इतनी ज्यादा पी रखी है होती है, इसीलिए इन्हें नींद तो आई जाती है। इधर मिस ओ सो जाती है और दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद ही हायुन सिंह भी वहीं पर सो जाता है और इस तरह से ये दोनों पास में आकर लेटे थे। दोस्तों, ये सब दिखाया जाता है। अब फाइनली हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाइशिन को पूरी स्टोरी पता चलती है कि उसका अंकल और मिस ओ एक साथ कैसे लेटे थे। सारी कहानी को सुनने के बाद हाइशिन बोलती है, ओ तो ऐसा हुआ था अंकल, तो मैंने जो सोचा वो गलत था, आपने योन की पोस्ट को सिड्यूस करने की कोशिश नहीं की थी। तब हायुन सिंह चिल्लाता है कि अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगा, देखो मैं इस औरत को जानता भी नहीं हूँ सही से, मैं ऐसा क्यों करूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि मिस ओ को बुरा लग जाता है और वो इसे मारती है जोर से पीछे से। आई मीन मिस ओ को पता नहीं किस बात का बुरा लगा है कि इसे सिड्यूस नहीं किया गया। अब आगे होता यह है कि हाइशन उठती है और कहती है कि ठीक है अंकल, जो कुछ हुआ एक काम कीजिए, मुझे चाबी दीजिए, मुझे स्टूडियो खोलना है क्योंकि लोग आते ही होंगे, और आप तब तक नहा धोकर आ जाइए और मिस हो के भी हेल्प कर देना ताकि उनके जो सर में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए, उन्होंने भी काफी पी ली थी ना। ठीक है, मैं जा रही हूँ योन के साथ, मैं इसके साथ बाहर ही खाना खा लूंगी, आप आ जाइए जल्दी से अंकल। अब योन और हाइशिन दोनों ही वहां से जा रहे होते हैं स्टूडियो की तरफ। तो अब योन कहता है कि तुम्हारे अंकल और मेरी बॉस दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, देखो कल ही मिले थे, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज आ गए हैं, काश ये दोनों साथ में हो जाते। तब हाइशिन कुछ जवाब नहीं देती, जिस पर योन कहता है कि क्या तुम नाराज हो हाइशिन, क्या ये लड़की सचमुच नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रही और जोर जोर से सांसें ले रही है, कितने गुस्से में जा रही है। तब हाइशिन मुड़ती है और अचानक से कहती है कि हाँ, मैं तुमसे थोड़ी सी तो नाराज
नाराज हूँ। अब जिस पर योन को समझ में नहीं आता कि हाइशिन नाराज किस बात से है। क्या वो इस बात से नाराज है कि वो उसके अंकल के घर में आ गया, या फिर इस बात से नाराज है कि वो इतना पीकर आया था। अब हाइशिन तो कुछ बताती नहीं है। हाइशिन कहती है कि ठीक है, अब तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं स्टूडियो के अंदर जा रही हूँ। ताला खोलने के बाद मैं सभी क्लाइंट्स को अंदर सेटल करके अभी आती हूँ। अब ये कहकर हाइशिन तो वहां पर चली जाती है। तब योन बाहर ही बैठकर वेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि हाइशिन किस बात से नाराज हो गई, कि मैंने ज्यादा पी ली या फिर मैं बॉस के साथ बाहर पीने के लिए गया था। यार मैंने क्या गड़बड़ की है। अब आगे योन कुछ ज्यादा सोचता है, इतने में ही हाइचिन दोबारा से बाहर आ जाती है और कहती है कि चलो रामेन खाने चलते हैं। दोनों ही रामेन लेने के लिए चले जाते हैं। तब योन इसी बात से चिंता में है कि ये किस लिए नाराज है। योन पहले ही माफी मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो मुझे माफ कर दो, मैं बॉस के साथ पीने के लिए चला गया था ना, उन्होंने कहा था ट्रीट देने के लिए, अपना नाम बॉस पे डाल रहा है। ये सुनकर फाइनली हाइशिन बताती है कि वो किस लिए नाराज है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मैसेज भेजना चाहिए था। वो तुम ही थे जिसने कहा था कि चिंता ना हो इसलिए गुड नाइट के मैसेज भेजेंगे रोज, और कल रात ना तुमने मुझसे बात की ना मैसेज भेजा और ना ही तुम मुझे स्टेशन पर मिले। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे नाराज होना चाहिए। तब योन कहता है कि ओ हाँ, वो मैंने थोड़ी ज्यादा पी थी ना, उसके लिए मुझे माफ कर दो हाइशिन, मैंने मैसेज नहीं भेजा। फाइनली हाइशिन एक और रामेन खरीद कर योन को दे देती है और कहती है कि ठीक है, अब जो भी कुछ हुआ आज के लिए और कल के लिए पिक मुझे आज ही भेज देना, याद रखना तुम इस बात को भूलना मत। अब योन कहता है कि हाँ हाँ मैं जरूर भेज दूंगा। योन राहत की सांस लेता है कि फाइनली हाइशिन नाराज तो नहीं है। हाइशिन वहां से जाने लगती है और पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि देखो मेरे जून का शेड्यूल आ चुका है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, अब तुम उससे अपनी डेट्स को मैच कर लो और फिर एक दिन जब तुम्हारी छुट्टी हो तो हम दोनों साथ में मिलेंगे और डिनर करेंगे। याद है ना तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पास्ता बनाकर खिलाओगे, भूल गए इस बात को। अब दोस्तों यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है योनजाए को, जो कि अपने स्टूडियो में बैठा होता है और ऑनलाइन कुछ देख रहा होता है। योनजाए के लैपटॉप में रॉक फेस्टिवल को लेकर एक मैसेज है, जहाँ पर लिखा है कि योनजाए जल्दी ही आने वाला है रॉक फेस्टिवल में एक परफॉर्मेंस करने के लिए। अब योनजाए इसके नीचे के कमेंट्स पढ़ने लगता है, जहाँ पर कोई तो इसकी बुराई कर रहा होता है और कोई इसकी तारीफ कर रहा होता है। इन कमेंट्स को पढ़कर योनजाए कहता है कि ओ माय गॉड, इतने गंदे कमेंट्स, ये तो बहुत ही हार्श है। वैसे ये लोग कह रहे हैं कि मैं रॉक फेस्टिवल में जा रहा हूँ जबकि मैं रॉक गाने नहीं गाता। हाँ ऑफ कोर्स थोड़े बहुत लोग हैं जो गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, ज्यादातर लोग तो इसका वेलकम ही कर रहे हैं, पर मैं इन्हें इग्नोर करूँ क्या। योनजाए कैसा है, इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी सीरियस है दोस्तों, इसके बारे में कुछ समझ में तो नहीं आता, बट ऐसा लगता है कि रॉक फेस्टिवल को जो लेकर गंदे कमेंट आए हैं उनका रिप्लाई करने के बारे में सोच रहा है, उन्हें जवाब देने के लिए। रॉक फेस्टिवल जल्दी ही होने वाला है, क्या योनजाए उसमें परफॉर्म करेगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। हाइशिन तो वहां पर जा ही रही है। हाँ वैसे हाइशिन वहां पर परफॉर्म तो नहीं कर रही, लेकिन जाएगी तो है ही। तब हमें दिखाया जाता है एक और बोनस सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस ओ और हाइशिन का अंकल दोनों ही साथ में बैठकर खाना खा रहे होता है। ये वो सीन है जब हाइशिन इन्हें छोड़कर चली गई थी, तब ये दोनों आपस में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और मिस ओ बार बार कह रही है कि तुम अपने बालों को काटती क्यों नहीं, जिस पर ये हाइशिन कहता है कि मैं अपने बालों को क्यों काटूं, ये तो कितने दिन से ऐसे ही लंबे हैं। हाँ हाँ मैं समझ गई, तब भी नहीं कटवा लो, बकरी जैसे बाल है तुम्हारे, जिन्हें मैंने कल मुंह में भी ले लिया था गलती से, ने 2-3 बार चबा भी लिया है। कटवाओ इन्हें। अब यहाँ से फिर से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है योन और हाइशिन को दोनों ही साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब हाइशिन बोलती है कि अब तुम्हारा सर ठीक है, दुख तो नहीं रहा। तब योन कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, रामेन की वजह से सारा नशा ही उतर गया। आगे हाइशिन बोलती है कि वैसे तुमने इतने ज्यादा क्यों पी ली थी कल रात को, ये बताओगे। तब योन कहता है कि अरे यार अब इस लड़की को कैसे बताऊं, मैं कल मुझे किसी और लड़की ने प्रपोज किया है, ये मुझे मार डालेगी। तब योन कहता है कि वो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी, कल है ना मेरा इंटरव्यू था और वो ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, इसीलिए बस थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया और मैं पीने चला गया। तब हाइशिन कहती है कि ओ तो तुम स्ट्रेस को लेकर, अपने जॉब इंटरव्यू को लेकर इस तरह की बातों के लिए अपने बॉस के साथ पीने चले जाते हो। अब योन बेचारा अंदर ही अंदर से गिल्ट में जल रहा होता है कि वो सच नहीं बता पा रहा। तब योन कहता है कि हाँ हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था। तब हाइशिन बोलती है कि इंटरव्यू कैसा हुआ, ज्यादा बेकार था क्या। तब योन बताता है कि बहुत ही ज्यादा बेकार था, कुछ नहीं कर पाया मैं, और आसपास की सारी आवाजें उनसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था और मैं सही से एक भी जवाब दे नहीं पाया। तब हाइशिन कहती है कि कोई बात नहीं, अगला इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, तुम इतनी भी चिंता मत करो योन। अब दोनों का खाना खत्म हो चुका है। तब हाइशिन बोलती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, दोनों ही यहाँ से उठने लगते हैं। तब योन सोच रहा होता है कि आज कई दिनों बाद मैंने इसके साथ बैठकर खाना खाया है। तब योन कहता है कि आज कई दिनों बाद हमने ऐसे बैठकर खाना खाया और बातचीत की है ना हाइशिन, काश थोड़ा सा वक्त और होता। जिस पर ये सुनकर हाइशिन कहती है कि ठीक है, तुम क्यों ना मेरे साथ स्टूडियो चलो, तुमने मेरा स्टूडियो भी नहीं देखा ना, थोड़ी बातचीत ही कर लेंगे। तब योन कहता है कि मैं आ सकता हूँ। तब हाइशिन कहती है कि ऑफ कोर्स थोड़ी देर के लिए आ सकते हो, वैसे भी 1 बजे से पहले वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती, तो तब तक तुम वहां रह सकते हो।
तब योन कहता है कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं चलता हूँ, वैसे भी आज ज़्यादा काम नहीं है मुझे। और योन और हाइशिन दोनों ही स्टूडियो में चले जाते हैं। स्टूडियो में पहुंचते ही योन इधर-उधर की चीज़ें देखने लगता है और कहता है कि ओह! ये होता है स्टूडियो, अंदर से देखने में काफ़ी अमेजिंग है, क्या बात है, कमाल का है। तब हाइशिन बताना शुरू करती है, देखो ये वाला रिकॉर्डिंग रूम है, वहाँ पर दो जो कमरे हैं ना वो प्राइवेट वाले प्रैक्टिस रूम है, उसके अलावा रिहर्सल के लिए, बैंड वाले रिहर्सल के लिए अलग रूम्स हैं, यही सब है यहाँ पर। और ये देखो ये है मेरी कुर्सी जहाँ पर मैं बैठती हूँ और इस कंप्यूटर पर काम करती हूँ। तब योन कहता है कि ओह! तो ये वो जगह है जहाँ पर तुम दिन रात बैठकर काम करती हो। जिस पर हाइशिन कहती है कि नहीं, नहीं, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, मुझे तो सोना पड़ता है। एक्चुअली बात ये है योन, जब भी कोई रिहर्सल करने के लिए चला जाता है ना तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और 2-3 घंटे लगाते हैं। तब तक मुझे कुछ करना नहीं होता और मैं सोती रहती हूँ। जिससे सुनकर योन कहता है कि ओह वाओ! ऐसा काम काश मुझे भी मिल जाता। अरे तो मजे है हाइशिन, कुछ भी ना करने के तुम्हें पैसे मिलते हैं यहाँ पर बैठकर सोने के। तब हाइशिन बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, देखो मुझे काम करना पड़ता है, यहाँ की क्लीनिंग करनी पड़ती है, टूटे हुए सामानों को इधर उधर भेजना पड़ता है, म्यूजिक के प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी सारी चीजें, उन सब की भी एंट्री मुझे करनी पड़ती है। वैसे ये मेरे अंकल का स्टूडियो है ना, इसीलिए मैं ज्यादा फ्री होकर यहाँ पर काम कर सकती हूँ, बस यही बात है। तुम्हें पता है जब भीड़ हो जाती है ना तब अंकल और मैं सब साथ मिलकर संभाल लेते हैं, लेकिन जब किसी दिन मैं अकेली होती हूँ उस दिन तो मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। खैर छोड़ो इस बात को योन, वैसे तुम्हें रिहर्सल रूम देखना है? तब योन कहता है कि हाँ हाँ चलो दोनों ही रिहर्सल रूम में जाते हैं। रिहर्सल रूम में आते ही योन कहता है कि ओ तो ऐसा दिखता है रिहर्सल रूम, तो वैसे कौन से लोग यहाँ पर आते हैं, इंडी बैंड आते हैं या फिर दूसरे बैंड्स आते हैं, फेमस बैंड भी आते होंगे? जिस पर हाइशिन बताती है कि हाँ यहाँ पर कभी कभी फेमस बैंड भी आते हैं। तुम्हें पता है ये रिहर्सल रूम तो बहुत ही पुराना है, यानी कि ये स्टूडियो मेरे अंकल ने खरीदा था ना उससे बहुत ज्यादा पुराना, कभी कभी तो यहाँ पर बहुत सारे फेमस लोग आ जाते हैं। अब दोस्तों हाइशिन यहाँ पर बताती है कि एक बहुत ही बड़ा फेमस बैंड पिछले हफ्ते यहाँ पर आया था रिकॉर्डिंग रूम में, जिसे सुनकर योन के तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि क्या बात है, एक फेमस बैंड कैलिडोस्कोप, तुम्हें पता है वो तो मुझे तब से पसंद है जब मैं बच्चा था। तब हाइशिन कहती है कि हाँ हाँ वो आए थे, उन्हें काफी जल्दी थी क्योंकि उन्हें अपने शूट के लिए कुछ रिकॉर्ड करना था, बस उनसे ज्यादा बात तो नहीं हो पाई। अब बंदा पूछने लगता है कि तुम भी यहाँ पर प्रैक्टिस करती हो? कि जिस पर लड़की बता देती है कि वो भी प्रैक्टिस करती है, जब कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती तो वो प्रैक्टिस कर लेती है। ऑफ कोर्स हाइशिन तो प्रैक्टिस करती ही होगी क्योंकि उसने गाने तो बनाने होते हैं। अब योन तो इतने बड़े स्पीकर देखकर ही कहता है कि अरे यार इतने बड़े स्पीकर्स। योन के ऐसे रिएक्शन को देखकर हाइशिन हंसने लगती है और कहती है कि तुम मेरा गिटार सुनना चाहती हो? तब योन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं सुनना चाहता हूँ। अब हाइशिन अपना गिटार लेकर तैयार हो जाती है। तब योन सोच रहा होता है कि मैं तो कब से सुनना चाहता था। तब योन हाइशिन से कहता है कि तुम्हें पता है मैं तो कब से तुमसे कहना चाहता था कि गिटार बजाकर दिखाओ, आखिरकार तुम हमेशा इसके साथ रहती हो। आज वो वक्त आ ही गया जब मुझे फाइनली हाइशिन का गिटार सुनने को मिलेगा, क्या बात है। योन के ऐसे रिएक्शन को देखकर हाइशिन को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो एक बच्चे की तरह इसके गिटार सुनने के लिए बैठा हुआ होता है। हाइशिन पूछती है कि वो क्या बजाए? तब योन कहता है कि तुम वो बजा दो जो तुम बजाना चाहती हो, जो तुम बजाओगी वो अच्छा ही होगा हाइशिन, मैं जानता हूँ। तब हाइशिन अपने मन से कुछ बजाना शुरू करती है। अब दोस्तों गिटार बजाने से पहले थोड़ा बहुत चेक करने के लिए ऐसे बजाते हैं ना, हाइशिन वही बजाना शुरू करती है जिसे देखकर तो योन चिल्लाने लगता है कि क्या बात है हाइशिन, तुमने तो कमाल कर दिया, ये कौन सा गाना है, सचमुच बहुत ही अच्छा है। तब हाइशिन कहती है कि अरे ये कोई गाना नहीं था, बस मैं तो थोड़ा सा इम्प्रोवाइजिंग कर रही थी, तुम्हें ये पसंद आया? जिस पर योन कहता है कि हाँ सचमुच बहुत ही अच्छा था। फिर फाइनली हाइशिन अपना गिटार बजाना शुरू करती है, मतलब कि एक प्रॉपर गाना बजाना शुरू करती है। अब पहले हाइशिन अपने गिटार को बहुत ही जोर से बजाती है, किसी दूसरे फेमस सिंगर का गाना बजाती है जिसे सुनकर योन खुश हो जाता है और कहता है कि क्या बात है, ये गाना तो मेरा भी फेवरेट है, तुम कितना अच्छा बजाती हो हाइशिन, ये वाला मेटल है ना मेटल, हाँ मैं जानता हूँ कि ये वही है, मुझे भी ये पसंद है। तब हाइशिन फाइनली अपना गाना बजाना शुरू करती है, यानी कि लॉन्ग आफ्टरनून का, जिसे सुनकर योन बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि ये है लॉन्ग आफ्टरनून। ये कौन सा गाना है मैं बताऊं? इन द टाइड, ये उसी का ट्यून है ना, सही कहा ना हाइशिन? फाइनली योन के सामने लॉन्ग आफ्टरनून, उसकी फेवरेट लॉन्ग आफ्टरनून, अपना ही गिटार बजा रही होती है, बट उसे पता नहीं है। तब हम देखते हैं कि योन इस गिटार को सुनकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि बॉस ने मुझसे कहा है कि भावनाओं में बह जाऊं नहीं, पर ये लड़की जो मेरे सामने बैठी है किस तरह से गिटार बजा रही है, क्या इसका गाना सुनकर मैं नहीं बह सकता? इसके एक्सप्रेशन, किस तरह से इसने गिटार को पकड़ रखा है, किस तरह से एक गाना बजा रही है, बस मैं इसी में खोना चाहता हूँ, मैं इस गहरे समुद्र में उतरना चाहता हूँ। हाइशिन अपने परफॉर्मेंस में खो जाती है और योन उसे सुनने में, लेकिन इतने में ही आ जाता है वहाँ पर हायोन सियंग और कहता है कि ओहो यहाँ पर तो गाना सुना जा रहा है। तब
हाइशन चलाती है कि अंकल आप बिना बताए कैसे आ सकते हैं। तब हयुन सिंह कहता है कि देखो मैंने बताया था लड़की, लेकिन तुम गाने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया। तब योन कहता है कि वैसे बहुत अच्छा बजाती है हाइशिन। और दोस्तों इस तरह से एक पल के लिए जो रोमांटिक मोमेंट था वो बदल जाता है कॉमेडी में, और फाइनली ये मोमेंट खत्म होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाइशिन पहुंच चुकी है अपने घर पर और योन के मैसेज का इंतजार कर रही होती है। योन का फाइनली मैसेज आता है जहाँ पर उसने वो सूट पहने वाली फोटो हाइशिन को भेज दी होती है, जिसे देखकर हाइशिन खुश हो रही होती है कि क्या बात है, तुमने सूट पहन रखा है, तुम तो इसमें काफी हैंडसम लग रहे हो योन। लेकिन ये बैकग्राउंड बहुत ही बेकार है, बाथरूम का बैकग्राउंड बेकार लग रहा है, योन ये मैसेज लिखती है। तब योन दूसरी फोटो भेजता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्लब में बेहोश पड़ा है। तब योन बताता है कि ये फोटो उसकी बॉस ने ली थी जब वो बेहोश हो गया था ना, उसके बाद घर लाने से पहले। तब हाइशिन हंसने लगती है और कहते हैं कि तुम योन कितने फनी हो। दोनों ही आपस में इस तरह से बात कर रहे होते हैं। हाइशिन सोचती है कि वो भी एक गुड नाइट के लिए फोटो भेजी थी, लेकिन इससे पहले कि वो फोटो भेजे योन का ही सामने से मैसेज आता है कि 15 तारीख ठीक रहेगी तुमसे मिलने की। तब हाइशिन हाँ कह देती है और कहती है कि ठीक है, मैं 15 तारीख को तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी लंच के लिए, तुम तैयार हो ना। तब योन हाँ कह देता है और इस तरह से मैसेज में बात खत्म होती है। तो फाइनली एक और डेट फिक्स हो चुकी है दोस्तों, 15 तारीख की लंच डेट। मैसेज करने के बाद हाइशिन सोच रही होती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं मैसेज में बात कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि मैं इससे यूज टू हो चुकी हूँ। पहले तो मुझे कितना डर लगता था जब मेरे फोन पे कोई मैसेज आता था, ऐसा लगता है कि योन से इस तरह से रात में बातें करते हुए मुझे मैसेज करने की आदत हो गई है। हाइशिन ने अपने इस डर पर तो काबू पा ही लिया होता है। इतने में हाइशिन के फोन पर एक और मैसेज आता है जहाँ पर हाइशिन इसे खोलकर देखती है। ये हाइशिन के बैंड के साथी जीवोन का होता है जो हमेशा इसकी चिंता करता है। वो लिख रहा होता है कि क्या तुम मुझे अगले मंडे की मॉर्निंग को मिल सकती हो हाइशिन। आखिरकार जीवोन हाइशिन से मिलना क्यों चाहता है। अब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाया जाता है मंडे की सुबह का सीन, यानी कि हाइशिन मिलने आ चुकी है जीवोन से। उसने सोमवार को मिलने के लिए बुलाया था ना। जीवोन पीछे से आता है, तब हाइशिन उसकी तरफ देखती है और कहती है कि हाँ तुम कौन हो, क्योंकि जीवोन की आंखें सूजी हुई होती है। जिस पर हाइशिन पूछती है कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, पहचान में भी नहीं आ रहा है क्या, कल पूरी रात तुम जागे हुए थे जो तुम्हारी आंखें सूज गई है। जिस पर जीवोन बोलता है कि वो कुछ ऐसा ही था, देखो मैं पूरी रात जागा तो नहीं था, लेकिन मेरी बहन उसने मुझे परेशान कर रखा है। मेरी बहन क्लब से रात को बहुत देर से आती है, रात में हमारी दोनों की बहस हो गई थी, इसीलिए मैं रात को सही से सो भी नहीं पाया। वो नशे में थी, उसने मुझसे कुछ बातें कही और मैंने भी उससे कुछ बातें कही और हम दोनों की बहस हो गई। जिस पर हाइशिन हंसने लगती है और कहती है कि ओहो ओप्पा आप तो एक बड़े भाई नहीं एक पेरेंट की तरह है, आप माँ बाप की तरह उसका ध्यान रखते हैं। ये सुनकर जीवन कहता है कि मुझे रखना ही पड़ेगा, आखिरकार हमारे माँ बाप दूर रहते हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। वैसे भी थोड़ी सी इमेच्योर है, 20 साल की हो गई है, खुद को संभाल नहीं सकती। दोस्तों जीवोन की खुद की एक बहन है जिसकी वो इतनी ज्यादा चिंता करता है, तो हो सकता है इसीलिए वो हाइशिन की भी इतनी ज्यादा चिंता करता है, इसे भी अपनी बहन की तरह ही देखता है। वैसे कुछ और भी बात हो सकती है, लेकिन हम आगे देखते हैं कि हाइशिन पूछती है कि जीवोन ओपा आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया क्यों। जिस पर जीवोन कहता है कि ओह हाइशिन मुझे कुछ काम नहीं था, वो कोई और है जो तुमसे मिलना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि ये चलते चलते पहुंच जाते हैं योनजाए के ऑफिस के बाहर। तभी सामने से इन्हें दिखता है योनजाए जो कि बोलता है कि ओह हाइशिन तुम आ गई, कैसी हो। जीवोन तुम कैसे हो। हाइशिन पूछती है कि योनजाए तुमने मुझे अचानक से मिलने के लिए क्यों बुला लिया। ये सुनकर योनजाए कहता है कि कोई जरूरी बात तो नहीं थी, वैसे कुछ कॉन्फिडेंशियल बात है, इसीलिए मैं तुमसे अंदर जाकर करना चाहता हूँ, क्या हम अंदर चल सकते हैं। ये कहकर तीनों ही अंदर चले जाते हैं। तीनों के बैठने के बाद योनजाए इन दोनों को ड्रिंक्स देता है और कहता है कि तो बताओ हाइशिन क्या चल रहा है आजकल, तुम्हारा नया गाना वो एल्बम, मैंने सुना कि तुमने उसकी रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है, कैसा लग रहा है गाना, क्या मैं सुन सकता हूँ। जिस पर हाइशिन कहती है कि हाँ वैसे उसका कुछ काम तो रह ही गया है, उस गाने की मिक्सिंग का काम रह गया है, वैसे मैं एक एपिसोड बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं 2-3 और गाने रिकॉर्ड करने के बारे में सोच रही हूँ। जिसे सुनकर योनजाए कहता है कि ओ एक एपिसोड। दोस्तों इस बार हाइशिन अपने अंकल के कहने पर 4 से 5 गाने एक साथ रिकॉर्ड करके उन्हें अपलोड करने वाली है, इसी को ये एपिसोड बोल रहे हैं। योनजाए जानना चाहता है कि क्या हाइशिन अपने गानों के एपिसोड को मार्केट में बेचेगी, मतलब कि एक गानों की सीडी जो कि मार्केट में मिलती है ना। ये सुनकर हाइशिन मना कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं मैं ये सब नहीं करने वाली, वैसे भी मेरे ऑनलाइन ज्यादा फॉलोवर्स नहीं है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ जाएंगे जो मैं उनकी हार्ड कॉपी बना लूंगी और मार्केट में बेचूंगी। वैसे ये सारी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने हमें यहाँ पर बुलाया क्यों है सुबह सुबह, जीवन ऊपर मैं। तब योनजाए कहता है कि ओहो हाँ मैं जानता हूँ कि तुम सब बिजी हो, वैसे मैं काम की बात पर आता हूँ सीधे। देखो हाइशिन इस बार मैं रॉक फेस्टिवल में पार्ट लेने वाला हूँ, मैं वहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि क्या लॉन्ग आफ्टरनून मेरा सेशन लेगी। दोस्तों योनजाए कह रहा है कि हाइशिन उसका काम करे, बेसिकली मतलब कि अपने बैंड के साथ जो ये काम करता है, गिटार बजाता है, गाने वगैरह गाता है ना, हाइशिन उसकी जगह पर परफॉर्म करे। सुनकर हाइशिन बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारा सेशन लूं, लेकिन क्यों, तुम्हारा तो खुद का एक बैंड है जहाँ पर तुम परफॉर्म करते हो, वो तुम्हारे साथ ही है और उनका मेकअप भी हमसे अलग होता है, फिर मैं। तब योनजाए आगे बोल रहा होता है कि ये सब हो रहा है रॉक फेस्टिवल की वजह से। देखो ऐसा नहीं है मैं अपने बैंड से बोलूंगा अगर वो नहीं कर सकते, बट बात यह है कि मैं अपने बैंड को रीअरेंज करना चाहता हूँ इस बार, मुझे कुछ खास करना
है, जिसके लिए मुझे अपने टीम मेंबर्स को रीअरेंज करना है और मुझे कोई विश्वास वाला इंसान चाहिए। हाशिन बोलते हैं कि फिर तुम रॉक फेस्टिवल में जा ही क्यों रहे हो योनजाय? तुम्हारे गाने तो वैसे भी अच्छे हैं, तुम्हारा बैंड भी तो अच्छा है, तुम वहां पर जाने की जहमत उठाई क्यों रहे हो? जिस पर जीवोन बोलता है कि क्या तुम ऑनलाइन कम्युनिटीज को चेक नहीं करती हाइशिन? बेसिकली ये ऑनलाइन कमेंट्स जो आते हैं उनके बारे में बोल रहा होता है। जब ऑनलाइन कोई भी पोस्ट डलती है तो उसके नीचे बंदे कमेंट करते हैं ना। हाइशिन बोलती है कि नहीं, मैं ऑनलाइन कमेंट्स वगैरह को चेक नहीं करती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखा जाए तो हाइशिन ऑनलाइन कमेंट्स से भी डरती होगी दोस्तों, क्योंकि वो मैसेज में भी किसी से बात करना पसंद नहीं करती, तो दूसरों की राय अपने बारे में कैसे जानेगी? तब जीवोन बताना शुरू करता है कि तुम्हें पता है योनजाय के बारे में लोग ऑनलाइन क्या बोल रहे हैं एसएनएस अकाउंट्स पर? वो कह रहे हैं कि योनजाय रॉक फेस्टिवल के लिए बना ही नहीं है, उसका गाने का स्टाइल रॉक नहीं है, रॉक फेस्टिवल्स को बेकार कर दिया गया है, किसी के लिए भी खोल दिया गया है। इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं और ये भी कहा है कि रॉक फेस्टिवल में योनजाय जैसा आ सकता है जो कि पॉप गाने गाता है, तो फिर किसी कॉमेडियन को भी बुला लो, आखिरकार कोई भी मुंह उठाकर आ सकता है। इस तरह की बातें योनजाय के बारे में हो रही हैं ऑनलाइन। और किसी ने तो ये भी कहा कि रॉक फेस्टिवल में ये स्टेज पे खड़ा हो जाएगा तो वो लोग देखने ही नहीं जाएंगे। आखिरकार योनजाय के बारे में वो ऐसी बातें क्यों कह सकते हैं, जिसे सुनकर हाइशिन कहते हैं कि क्या इतने गंदे कमेंट्स वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? रॉक फेस्टिवल क्या सिर्फ रॉक गाने वालों के लिए है? वहां पर तो कोई भी जाकर परफॉर्म कर सकता है। इस पर जीवन कहता है कि हाँ, वैसे उनकी लाइनअप आउटडेटेड हो चुकी है, वहां पर ज्यादातर रॉक बैंड ही आते हैं। ऐसे देखा जाए तो योनजाय इन कमेंट्स को इग्नोर कर सकता है। वैसे भी ऐसे लोग ज्यादातर परफॉर्मेंस देखते ही नहीं है, बस अपनी राय रखना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर योनजाय कहता है कि हाँ, वैसे ही जीवन ने सही कहा, ज्यादातर कमेंट्स तो अच्छे ही हैं, वो मेरे बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कमेंट इतने गंदे हैं कि जिनसे मैं परेशान हो गया। जैसे मैंने ऑर्गेनाइजर से बात की, उन लोगों ने मुझे बताया कि चाहे मैं किस भी तरह से गाऊं, इससे रॉक फेस्टिवल के सेल्स या फिर टिकट खरीदने वगैरह चीजों पर फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी मुझे फर्क पड़ रहा है, ये सिर्फ मेरे बारे में है, वो मेरे बारे में बोल रहे हैं। सच कहूं तो इन घटिया कमेंट्स को सुनकर ही मेरे अंदर इच्छा जागी है कि मैं दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव करूं। ये इतने ज्यादा डेडिकेशन से बोल रहा होता है कि हाशिन इसे सुनकर हैरानी रह जाती है। तब आगे योनजाय बोलता है कि देखो, चाहूं तो मैं भी कोई एक्सक्यूज बना सकता हूँ, वैसे भी मैं किसी भी तरह से इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता। लोग मेरे बारे में जो सोच रहे हैं वो तो सोच ही रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि रॉक फेस्टिवल सिर्फ रॉक गानों वालों के लिए होता है, पर बात यह है कि हर कोई ये नहीं समझता। वहाँ पे डीजे पार्टीज भी होती है, रात में हर तरह के गाने होते हैं, बट बात यह है कि जो मुझे नापसंद कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी सोच को मैं बदल दूं, ताकि वो भी मेरी तरफ झुकाव रखें। इसीलिए मैं खुद स्टेज पर खड़े होकर उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि रॉक फेस्टिवल में मैं कैसे स्टेज पर जाकर आग लगा दूंगा, दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनते ही तो हाशिन बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है और इसकी डेडिकेशन को देखकर बहुत ही ज्यादा मेस्मराइज फील करने लगती है। जिस पर योनजाय कहता है कि ऑफ कोर्स, ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना स्टाइल छोड़ रहा हूँ और मेरे गाने वहां पर नहीं होंगे, बट मैं रॉक गाने भी गाऊंगा, क्योंकि मैं अपने फैंस को कुछ हेटर्स की वजह से छोड़ तो नहीं सकता, मैं अपने गाने तो गाऊंगा ही। जिसे सुनकर हाशिन कहती है कि ठीक है, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास क्यों किया? मैं तुम्हारी जगह कैसे ले सकती हूँ, तुम्हारा सेशन कैसे गा सकती हूँ? जिस पर योनजाय जवाब देता है कि देखो हाशिन, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही चेक कर लिया है। याद है तुमने मेरे लिए वो लाइव क्लिप बनाई थी, उसमें जब तुमने बैंड के साथ परफॉर्म किया था, सचमुच वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तुम्हारे गाने के साथ बना वो बैंड भी काफी अच्छा था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हम दोनों साथ में सिंक्रोनाइज करें, साथ में मिलकर गाएं, तो हो सकता है कि ये काफी ज्यादा कमाल का होगा। देखो, रॉक फेस्टिवल अगस्त की शुरुआत में ही होगा, तो अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते, वैसे भी ये एक ही बार करना है, बस 50 मिनट का ही तो काम है। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, तुम अपना शेड्यूल चेक कर लो हाइशिन, उसके बाद मुझे बता देना। वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम कर पाओगी, ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हुई ना वहां पर। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये योनजाय चाहता है कि हाइशिन भी उसके साथ स्टेज पर खड़ी होकर परफॉर्म करे। बेसिकली योनजाय तो सामने ही होगा, लेकिन हाइशिन जो है वो योनजाय का सेशन बजाएगी पीछे गिटार को लेकर। अब हाइशिन परफॉर्मेंस के लिए इतनी जल्दी मानने वाली तो है ही नहीं। वो ये सारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। तभी वहीं पर बैठा जीवोन ये सारी चीजें देखकर सोच रहा होता है वो दिन जब उसने योनजाय से कहा था कि तुम बस एक बार इस लड़की को स्टेज पर खड़ा कर दो, मेरे लिए इतना कर सकते हो। और ऐसा लगता है कि योनजाय ने इसकी बात मान ली और हाइशिन को स्टेज पर खड़ा करने की तैयारी कर ली है। तब जीवोन आगे बोलता है कि देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर हाइशिन उस दिन परफॉर्म करेगी तो मैं बाकी सारी चीजें संभाल लूंगा, शेड्यूल को भी संभाल लूंगा, मैं बाकी चीजों को बदल दूंगा, तुम बस चिंता मत करो। हाइशिन ये देखकर हैरान हो रही होती है कि किस तरह से जीवोन उसे स्टेज पर खड़ा करके परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रहा है, बल्कि उसे फोर्स भी कर रहा है। तब जीवोन आगे बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं भी तो रॉक फेस्टिवल में परफॉर्म करना चाहता हूँ। देखो हाइशिन, इस बारे में ध्यान से सोच लो, तुम्हें तो अपना नाम लॉन्ग आफ्टरनून भी यूज नहीं करना,
तुम इस योनजाई के बैंड की तरफ से परफॉर्म करोगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज सोच लो हाइशिन। दोस्तों हाइशिन योनजाई और जीवोन की बातों के बीच में फंस चुकी है। क्या वो स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म करने के लिए मान जाएगी? क्या वो योनजाई की जगह पर गिटार बजाएगी? अब ये भी देखने वाली बात है। हाइशिन इसी बारे में सोच रही होती है, वहां से तो ये आ जाती है, लेकिन स्टेशन पर जाते जाते हाइशिन के दिमाग में यही चल रहा होता है कि क्या वो इस बात को मान ले, क्या वो स्टेज पर जाकर परफॉर्म करे। आखिरकार एक सेशन की तो बात है, इसे बजाने में कोई बड़ी बात नहीं है। हाइशिन इसी बारे में कंफ्यूज होती है, तभी से सामने योन वो बैठा दिखाई देता है। ये योन के पास जाकर बैठ जाती है, दोनों बातें शुरू करते हैं। हाइशिन बोलती है कि पढ़ाई कर रहे हो? तब योन बताता है कि हाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, फाइनल के एग्जाम आने वाले हैं, बस जल्दी ही ये सब खत्म हो जाएगा। जिस पर हाइशिन कहती है कि क्या बात है, तुम तो काफी तैयारी कर रहे हो, पर तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाए फिर हम दोनों साथ में लंच करेंगे। तब योन कहता है कि हाँ हाँ हम दोनों साथ में लंच करेंगे, मुझे याद है। ओह वैसे मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, लगता है कुछ जरूरी पढ़ रहे हो, एक काम करो तुम पढ़ सकते हो, मैं बात नहीं करूंगी। जिस पर योन कहता है कि हाँ हाँ मुझे थोड़ा सा जरूरी पढ़ना है, और ये फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। अब योन तो चुपचाप अपनी फिर से पढ़ाई शुरू कर देता है। हाइशिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है अब भी, लेकिन इसे कुछ बता तो सकती नहीं है, इसीलिए हाइशिन को एक पुरानी बात याद आती है। यहाँ पे हमें छोटी हाइशिन यानी कि हाई स्कूल वाली हाइशिन को दिखाया जाता है, जो कि उसके अंकल के सामने खड़ी होती है। इसका अंकल चिल्ला रहा होता है कि रॉक फेस्टिवल में हमारा नाम नहीं है, उन लोगों ने हमें एलिमिनेट कर दिया, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो, रॉक फेस्टिवल में हमारा नाम क्यों नहीं है, मेरा बैंड यहाँ पर नहीं है। जिस पर सुनकर हाइशिन बोलती है कि अंकल ऐसा है कि अगर आप रॉक फेस्टिवल में परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप कहीं और परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में हाइशिन का अंकल भी रॉक फेस्टिवल में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन उसके बैंड को एलिमिनेट कर दिया गया था। इसका अंकल जवाब देता है कि नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप रॉक फेस्टिवल में परफॉर्म ना करो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, कोई भी गाना नहीं गा पाओगे या फिर आप म्यूजिशियन नहीं बन सकते, और इतनी बड़ी भारी भीड़ के सामने लाइव परफॉर्मेंस करने का चांस बहुत ही कम लोगों को मिलता है, तुम खुद ही सोचो बेटे। क्या कोई छोटा बैंड ऐसा हो सकता है कि बहुत ही जल्दी अपने लिए भीड़ जुटा ले, इसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए हजारों के लोग आए, लेकिन रॉक फेस्टिवल में जाओगे तो ऐसा मौका मिल जाता है, हम जैसे छोटे बैंड्स भी वहां पर जाकर हजारों की भीड़ के सामने परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जिंदगी में एक बार आने वाला मौका होता है ये। इसीलिए तो मैं चाहता था कि मैं भी इस बड़ी स्टेज पर जाकर परफॉर्म करूं बेटा, रॉक फेस्टिवल में जाऊं, वहां पर परफॉर्म करूं, क्योंकि सितारे भी एक न एक दिन चाहते हैं कि वो दुनिया के सामने जाकर परफॉर्म करें, और एक बड़ी स्टेज मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और तुम्हें पता है मैं वहां पर जाता और अपना फेवरेट सॉन्ग, अपना टाइटल सॉन्ग परफॉर्म करता, टोर्नेडो ज़्यादा ज़्यादा। क्यों लगता है ना कूल, मैं वहां पर तहलका मचा देता। खैर चांस ही नहीं दिया। दोस्तों हाइशिन का अंकल भी दिल से चाहता था कि रॉक फेस्टिवल में जाकर परफॉर्म करे। हाइशिन इसी बारे में सोच रही होती है। फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाइशिन अपने फोन को लगातार घूर रही होती है, जिसमें रॉक फेस्टिवल के बारे में ही लिखा है। हाइशिन इसे घूरते हुए सोच रही होती है कि हर कोई छोटे से छोटे चांस को भी पाना चाहता है और बड़े से बड़े स्टेज पर जाकर परफॉर्म करना चाहता है। ये जिंदगी में एक बार आने वाला मौका है। मेरे अंकल वो भी तो चाहते थे रॉक फेस्टिवल में परफॉर्म करना, उन्होंने कितनी मेहनत की, वो नहीं कर पाए। इधर योनवू वो कर नहीं पा रहा है, इंटरव्यू में फेल हो रहा है, लेकिन फिर भी बार बार मेहनत कर रहा है। और एक मैं हूँ, मेरे सामने इतना बड़ा मौका है, जिंदगी मुझे खुद इतना बड़ा मौका दे रही है और मैं उसे लेना ही नहीं चाहती। दोस्तों हाइशिन को हो रहा है गिल्ट कि उसे सामने से मौका मिल रहा है, लेकिन तब भी वो नहीं कर रही, और उसके आसपास वाले बंदे कितनी कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, इसीलिए वो बहुत ही परेशान हो रही होती है कि योनवू से सट कर बैठ जाती है और कहती है कि हाँ मुझे पास्ता चाहिए, कब मिलेगा मुझे। तब योनवू कहता है कि तुम इतना ज़्यादा परेशान मत हो जाओ, मैं इतनी भी अच्छा खाना नहीं बनाता। तब हाइजिन बोलती है कि देखो मुझे तो पास्ता चाहिए। तब योनवू कहता है कि ठीक है तो फिर मैं उसे मीठा बनाऊंगा। जिस पर हाइजिन बोलती है कि हाँ हाँ एक काम करो उसमें जहर भी डाल देना थोड़ा सा। तब योन कहता है कि हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, मैं उसे बहुत ही तीखा बनाऊंगा जैसा कि तुम्हें पसंद है, चिंता मत करो। तब हाइजिन अपने मन में सोचती है कि मैं ये करूंगी, वैसे भी ये ठीक ही रहेगा, वैसे भी वहाँ पर लॉन्ग आफ्टरनून मेरा ये नाम दुनिया के सामने तो नहीं आ रहा है, मुझे बस उसके बैंड में पीछे खड़े होकर परफॉर्म करना है और इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ठीक है मैं करूंगी, इस बार का रॉक फेस्टिवल मैं वहाँ पर जाऊंगी और परफॉर्म करूंगी। आज मैं देखना चाहती हूँ कि रॉक फेस्टिवल में परफॉर्म करना कैसा होता है, मैं जाऊंगी वहाँ पर। अब आगे हमें रॉक फेस्टिवल के बारे में कुछ और बातें बताई जाती हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बार का रॉक फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्योंकि एक लेजेंडरी बैंड जो कि पुराना है वो इस साल रॉक फेस्टिवल में आने वाला है, जिसके बारे में अभी तक सिर्फ रूमर ही था, वो सचमुच रॉक फेस्टिवल में आने वाला है। इसके अलावा रॉक फेस्टिवल की टिकट 3 सेकंड में ही बिक चुकी हैं, इतना ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और इस बार का रॉक फेस्टिवल
फेस्टिवल इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें सबसे ज्यादा भीड़ आने वाली है। दोस्तों हाइशे ने मन बना लिया है रॉक फेस्टिवल में परफॉर्म करने का। वो सोच रही है कि वो सिर्फ योनजाई के साथ जाएगी, उसके बैंड में पीछे रहकर खड़े होकर गिटार बजाएगी, जहाँ पर वो अपना मुंह भी ढक कर रखेगी। कोई उसका नाम भी नहीं जान पाएगा, बस उसे गिटार ही तो बजाना है। इतना तो वो कर ही सकती है, लेकिन क्या वो ये स्टेज पर खड़े होकर कर पाएगी 10,000 लोगों के सामने, या फिर इससे भी ज़्यादा भीड़ हो सकती है? क्या वो नर्वस हो जाएगी या फिर कुछ और गड़बड़ होगी? क्या योंजाई इसे धोखा तो नहीं दे देगा? ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को दबा दे। फिर मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।